हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में 18th सेंचुरी और राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। फ्रेगमेंटेड इंडियन पॉलिटी थी 18th सेंचुरी की और इससे राइज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। बात करेंगे पंजाब है, सिंध है, राजपूत है, मुगल्स है, रोहिलखंड है, अवध है, बंगाल है, मराठा है, हैदराबाद है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, मैसूर है और त्रवणकोर है। 18th सेंचुरी इंडिया ने मार्क किया सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर में, राइज हुआ रीजनल पावर का। ये ट्रांसफॉर्मेशन से कंप्लीटली पावर वैक्यूम नहीं आया। ट्रांसफर ऑफ पावर, दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट लीड टू कंप्लीट पावर वैक्यूम, पर इमरजेंस हुए फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल एंटिटीज के जिन्होंने इवेंचुअली पेव किया वे ब्रिटिश के एक्सपेंशन के लिए। एमरजेंस की बात करेंगे रीजनल पावर, मुगल एम्पायर वीक हुआ, रीजनल स्टेट जो है उन्होंने ऑटोनॉमी गेन की, इन्होंने रीअसर्ट किया इंडिपेंडेंस को, रिडिफाइन किया पॉलिटिकल बाउंड्रीज को। ये न्यू पावर जो एग्जिबिट करती है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करती है डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का और डाइवर्सिटी इंडिया के रीजनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अब बात करेंगे इन्होंने अजर्ट की रीअजर्ट की अपनी इंडिपेंडेंस को, रीडिफाइन का पॉलिटिकल बाउंड्रीज को। ये न्यू पावर जो एग्जिबिट करती है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करती है डिसेंट्रलाइजेशन और डाइवर्सिटी पॉलिटिकल हेट्रोजेनिटी जो आयरनिकली फॉस्टर की इसने डाइवर्स कल्चर को, इकोनॉमिक लाइफ को सजेस्ट करती है कि 18th सेंचुरी जो है वो मेयरली पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन नहीं था। हाउएवर ये फ्रेगमेंटेशन जो है इसने क्रिटिकली क्रिएट किया एक्सप्लॉइटेबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो उनका जिससे उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। पोस्ट मुगल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो सक्सेसर स्टेट, तो इसमें थे मुगल गवर्नर ने फॉर्म किया ऑटोनोमस स्टेट, अडॉप्ट किया मुगल इंस्टीट्यूशन को रीजनल नीड के हिसाब से, जैसे बंगाल। रिबेल स्टेट, ये ग्रुप ऑफ रिबेल थे जो ये ग्रुप थे जो रिबेल कर रहे थे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट और चैलेंज कर रहे थे इनके नैरेटिव को, जैसे मराठा। इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज की बात करेंगे तो ये ऑटोनोमस स्टेट थे जो असर्ट कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस को, जैसे कि ट्रेवनकोर। की फैक्टर बात करेंगे कि असेंडेंसी कैसे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज हुई डोमिनेंट यूरोपियन पावर के फॉर्म में इंडिया में। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थे ओवर इस राइवल, पर्टिकुलरली पोर्चुगल, डच एंड फ्रेंच। इनका सुपीरियर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट एंटरप्राइज थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, क्विक डिसीजन मेकिंग थी, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट ओन एंटिटी थी, ब्यूरोक्रेटिक था और स्लो टू अडॉप्ट था। नेवल सुप्रीमेसी थी, ब्रिटिश के पास नेवल सुप्रीमेसी थी, ठीक है, कंट्रोल था सी लेन पे। उसके अलावा है ना स्टेबल गवर्नमेंट थी और कंसिस्टेंट स्टेट सपोर्ट था, और एम्बिशियस थे, यूरोपियन एम्बिशियस थे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स थे, सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी और लीडरशिप थी इंडिया में, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया, स्ट्रिंजेंट लॉरेंस हो गया। इन्होंने कैपिटलाइज किया डिप्लोमेसी को, ठीक है, और एक्सप्लोर किया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को। एग्जाम्पल है बैटल ऑफ प्लासी में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया बंगाल को। इसने प्रोवाइड किया क्रुशियल फाइनेंशियल बेस एक्सपेंशन के लिए। अब बात करेंगे क्यों मराठा है ना वो पावर पैरामाउंट नहीं बन सके। मराठा डिस्पाइट देयर पोटेंशियल फील्ड हुए एस्टेब्लिश करने के लिए पैन इंडिया एम्पायर। सेवरल वीकनेस थी। पहला तो कन्फेडरेसी स्ट्रक्चर था, ठीक है, कन्फेडरेसी स्ट्रक्चर था, ऑपरेट कर रहा था कन्फेडरेसी जो है पावर डिवाइडेड थी चीफ के अंदर, जैसे भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, जिससे फैक्शनलिज्म हो रहा था और प्रिवेंट कर रहा था सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन थे। मराठा कॉन्क्वेस्ट जो है प्रायोरिटाइज करते थे प्लंडर और टैक्सेशन को, जैसे सरदेशमुखी और चौथ। ओवर इफेक्टिव सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो हिंडर कर रहा था लॉन्ग टर्म कंट्रोल। डिसाइसिव मिलिट्री सेटबैक था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था 1761 में अगेंस्ट अहमद अब्दाली, वो डिवास्टेटिंग डिफीट था। सीवियरली डैमेज किया इसने इंपीरियल एम्बिशन को और प्रेस्टीज को। इंटरनल राइवलरी जो है फर्दर वीकेंड की, इससे वनरेबल बनाया टू मोर एफिशिएंट ब्रिटिश। राइज हुआ ब्रिटिश पैरामाउंसी का कैसे, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 1765 में ग्रांट हुआ दीवानी राइट का, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स एक्ट आया और 1857 में ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो स्टैब्लिश हुई। ब्रिटिश पॉलिसी और कंसोलिडेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया कंट्रोल इंडिया के ऊपर, नॉट डायरेक्ट वॉरफेयर के थ्रू, पर सिस्टमेटिकली थ्रू सीरीज ऑफ एग्रेसिव और क्लेवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू। ये पॉलिसी जो है डिज़ाइन की गई थी सबॉर्डिनेट करने के लिए इंडियन स्टेट को, ड्रेन करने के लिए इनके रिसोर्स को और ब्रिंग करने के लिए ब्रिटिश पैरामाउंसी को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रिटिश पैरामाउंसी को लाने के लिए, ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर इंडियन स्टेट्स को लाने के लिए। पहला है सब्सिडी रिलायंस की पॉलिसी थी। ये हाईली इफेक्टिव टूल था, इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये पॉलिसी जो है सब्सिडी रिलायंस की, ये चाहती थी कि यहाँ जो इंडियन स्टेट है, इंडियन रूलर जो है वो एक्सेप्ट करे परमानेंट स्टेशनिंग ब्रिटिश फोर्स की अपनी टेरिटरी में, उनके मेंटेनेंस के लिए वो खर्चा देंगे। उन्हें ये भी कहा गया था कि इंडियन रूलर जो है वो एक्सपेल करेंगे अदर यूरोपियन रूलर को, सरेंडर करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश को। इसका इम्पैक्ट ये हुआ रियलिटी पे, पॉलिसी जो है इंडियन जो स्टेट थे उनकी सॉवरेनिटी से उनको डिप्राइव कर दिया। रूलर जो है ना वो डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिश पे अपने डिफेंस के लिए, और हैवी कॉस्ट देना पड़ा उनको मेंटेनेंस के लिए और ट्रूप के लिए, जिससे स्टेट जो है बैंकरप्ट हो गए। इसने ब्रिटिश को है ना प्रोटेक्ट दिया एनेक्स करने के लिए टेरिटरी को।
डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की बात करेंगे तो ये एनेक्सेशन पॉलिसी जो है फेमसली एसोसिएटेड है लॉर्ड डलहौसी से। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर रूरल जो है इंडिपेंडेंट, अगर रूरल जो है डिपेंड ऑफ इफ अ रूरल ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट वो डाई कर देते हैं विदाउट नेचुरल हेयर, तो किंगडम जो है वो लैप्स करेगा और एनेक्स किया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। ये ट्रेडिशन जो है द ट्रेडिशनल इंडियन राइट जो है रूरल के अडॉप्ट करना, अपने हेयर को वो डिसरिगार्ड कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट ये था कि वाइडली सीन किया गया, इसे इलिजिटिमेट कंसिडर किया गया और यूज़ किया गया। ये पॉलिसी जो है वाइडली सीन एज ए इलेजिटिमेट और यूज़ की गई एनेक्स करने के लिए सेवरल स्टेट को, इंक्लूडिंग सतारा, नागपुर जैसी झांसी। इसने क्रिएट किया इनॉर्मस रिजेंटमेंट इंडियन रूलिंग क्लास के अमंग, और ये मेजर कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। फेज ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन कैसे हुआ? पहला फेज जो था 1600 से 1757, ये मर्केंटलिज्म और इक्वल स्टैंडिंग का फेज था। इसने सिक्योर किया ट्रेड कंसेशन और इस्टेब्लिश किया, इसका गोल था कि सिक्योर करना है ट्रेड कंसेशन और इस्टेब्लिश करना है कमर्शियल मोनोपोली अगेंस्ट द राइवल, जैसे कि पोर्चुगल, डच और फ्रेंच। मेथड ये थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑपरेट कर रही थी एज अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इस्टेब्लिश कर रही थी फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट इन सिटीज जैसे कि सूरत हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया। ये सीख कर रही थी फरमान फ्रॉम इंडियन रूलर्स। सेकेंड फेज था ये रिंग फेंस का था और इनडायरेक्ट रूल का था। 1757 से 1813 यहाँ कंसोलिडेट किया इन्होंने अपना कंट्रोल बंगाल और क्रिएट किया बफर स्टेट। सब्सिडी अलायंस सिस्टम जो था ये डेवलप किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसने इंडियन रूलर को इसने कंपेल किया इंडियन रूलर को वो एक्सेप्ट करे ब्रिटिश ट्रूप को, पे करे सब्सिडीज को, एक्सपेल करे अदर यूरोपियंस को, सरेंडर करे अपनी फॉरेन पॉलिसी को ब्रिटिश को। थर्ड फेज था इसमें फेज सबॉर्डिनेट का आइसोलेशन हुआ, डायरेक्ट अनेक्सेशन हुआ 1813 से 1857। इसमें ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया अपनी डायरेक्ट पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना, इनका एम था, गोल था। एग्रेसिव एक्सपेंशन जो हुआ वॉर्स के थ्रू हुआ, जैसे मराठा पंजाब के साथ, ठीक है। एनेक्सेशन जो हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू हुआ, जैसे सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया। अजर्शन हुआ पैरामाउंसी का और ऑल द स्टेट्स, इंडियन स्टेट। ये फेज जो है एंड हुआ रिवॉल्ट 1857 के साथ, और ब्रिटिश ने अपना डायरेक्ट इंपीरियल कंट्रोल जो है उसने इस्टेब्लिश किया। एनेक्सेशन मिस गवर्नेंस के प्रेटेक्स्ट पे जो है ये एक स्ट्रेटेजी थी जस्टिफाई करने के लिए अपने टेक ओवर को। ब्रिटिश ने यूनिलेटरली डिक्लेयर किया नेटिव स्टेट जो है वो मिसमैनेज्ड है और इनेप्ट है और करप्ट है। अनेक्स किया किंगडम को अंडर द प्रेटेक्स्ट कि गुड गवर्नेंस के लिए हम कर रहे हैं, लोगों के गुड गवर्नेंस के लिए। ये पॉलिसी जो है अंडरमाइन करती है अथॉरिटी को, लेजिटिमेसी इंडियन रूलर की। ये मोस्ट फेमस कॉन्सिक्वेंशियल एग्जांपल है इसका एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में, जिसने वाइड स्प्रेड एंगर और डीपली एलिनेटेड किया सिपाही को और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इकोनॉमिक और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की बात करेंगे तो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन की गई थी मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इंडिया को कॉलोनियल मार्केट को है ना सब्जुगेट करने के लिए। द पॉलिसी की बात करेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट रैयतवारी है, मनवारी है, इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफर करते हैं मेथड में, पर इनका गोल जो था वो मैक्सिमाइज करना लैंड रेवेन्यू का कंपनी के लिए, और ऑफन डिवास्टेटिंग इफेक्ट थे इसके इंडियन पेजेंट्री पे। ये पॉलिसी जो थी इसने इंपॉवरिश किया एग्रीकल्चर क्लास को, डिस्ट्रॉय किया ट्रेडिशनल लैंड रिलेशन को। कंबाइन थी पॉलिसीज जो डिस्करेज कर रही थी इंडियन इंडस्ट्रीज को। इसने इंडियन इकोनॉमी को सबसर्विएंट बनाया ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमी इंपैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का और नेशनल क्रिटिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक और रेवेन्यू पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की, इसने ड्रास्टिकली रीशेप किया इंडियन इकोनॉमी को। इसने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल अपेंडेज बनाया ऑफ इंडस्ट्रियल ब्रिटेन। कोर ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का ये था कि इंडियन इंडिया जो है सप्लाई बने रॉ मटेरियल का और कैप्टिव मार्केट बने ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, जिससे वाइड स्प्रेड इंपॉरिशमेंट हुआ इंडियन पेजेंट्री का और इसने रियून किया इंडियन इंडस्ट्रीज को। की पॉलिसीज की बात करेंगे तो पहला था परमानेंट पॉलिसी, ये फिक्स लैंड रेवेन्यू था हायर लेवल पे। जमींदार जो है एज अ प्रोपाइटर देखे जाते थे और यहाँ कन्फिस्केशन ऑफ लैंड होता था। रेंट सीकिंग थे, रेंट सीकिंग हो रही थी, रेंट सीकिंग पीजेंट की हो रही थी, और वो अगर पीजेंट अगर फेल होते थे अपना टैक्स देने के लिए, तो वो इसे उनकी लैंड को ले लिया जाता था, और इनकी लैंड को ले लिया जाता था, उनका डिप्राइव कर दिया जाता था लैंड से। और यहाँ है ना इससे है ना कोई कंसिस्टेंट इंप्रूव नहीं हुआ, कंसिस्टेंट लैंड की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। परमानेंट सेटलमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। यह सिस्टम जो था यहाँ फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू परमानेंट था हाई लेवल पे। ये एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ, इसमें एस्टेब्लिश किया जमींदार को एज ए प्रोपराइटर। इसने अलाउ किया कि वो सेल कर सकते हैं और मॉर्टगेज कर सकते हैं लैंड को, बट फेस करेंगे कन्फिस्केशन अगर पेमेंट नहीं करते हैं रेवेन्यू को, अगर वो टैक्स की पेमेंट नहीं करते टाइम पे। इससे रेकरेंटिंग हुई, पीजेंट की रेकरेंटिंग हुई और वो है ना फेलियर हो गया यहाँ, कोई कंसिस्टेंटली लैंड इंप्रूव एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। रैयत वाली सिस्टम 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में इंप्लीमेंट हुआ था मद्रास और बॉम्बे में। यहाँ कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू डायरेक्टली फार्मर से, रैयत से, पीजन से।
ठीक है। क्लेम इसमें क्लेम ये था कि डिस्पाइट क्लेम था कि रिड्यूस हो रहा है बर्डन, रेवेन्यू रेट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई था और आर्बिट्रेरी था। इससे है ना पीजेंट का इंपॉरिशमेंट और इंडेटेडनेस हो रही थी। महलवारी सिस्टम अर्ली 19th सेंचुरी में आया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये सेटलमेंट जो है मेड किया गया था विलेज कम्युनिटी के साथ, जिसे महल बोलते हैं और तालुकदार बोलते हैं। इनिशियल असेसमेंट जो था वो एबनॉर्मली हाई था, जिससे वाइड स्प्रेड डेट हो रही थी, एरियर हो रहा था और लैंड सेल हो रही थी, जिससे मनी लेंडर्स जो है ऑफन टू मनी लेंडर्स को लैंड सेल हो रही थी, जिसने कंट्रीब्यूट किया अल्टीमेटली रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1757 से 1813 मर्केंटाइल फेज था। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सप्लॉइट कर रही थी। 1813 से 1858 ये इंडस्ट्रियल और फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म था। यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का। पोस्ट 1858 की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म था। यहाँ ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि रेलवे का